हेलो। कृष्ण मुरारी साउंड नहीं। हेलो, साउंड तो जानी चाहिए कृष्ण मुरारी जी। एम एस श्यामा जी, अनमोल कुमार, साउंड नहीं है? साउंड है, रिस्पॉन्ड कीजिए आप लोग। आवाज नहीं आ रहा है। अमृता मेहता, अभिषेक गिरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। वॉइस प्रॉब्लम है? वॉइस तो आ रही है बाबू, वॉइस तो पहुंच रही है, साउंड नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग निशा, निशा यादव। आशीष रंजन कुमार, वॉइस नहीं आ रहा है, साउंड ठीक है सर। सोनी कुमारी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, साउंड ठीक है। मैं श्यामा जी क्लियर है अब, ओके। निशा यादव, दिलीप कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए सीधा हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं और सवालों के साथ हम लोगों की चर्चा होगी। देखिए आज ये कंप्रीहेंशन का सवाल है। सबसे पहले हम लोग कंप्रीहेंशन का सवाल करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट डे हम लोग भी कंप्रीहेंशन का काम करना सीखे थे। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या बता रहा है। अनिल राज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल। कृष्ण मुरारी जी, गुड मॉर्निंग डियर। देखिए, डॉनी वॉज अ गुड बॉलर। डॉनी नाम का एक व्यक्ति है जो एक बहुत अच्छा बॉलर था। बॉलर था, बॉलर है नहीं। मतलब ये पास्ट की एक्टिविटीज है, पूर्व में ऐसी घटनाएं थी, पूर्व में ऐसी स्थितियां परिस्थितियां थी। रवि भगत जी, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग डियर। सभी लोगों को बहुत बहुत विशेष आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अ गुड मैन। और डॉनी जो था एक आदमी भी बहुत अच्छा था, इंसान भी बहुत अच्छा था। ही वॉज वन ऑफ अस। यहाँ जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कह रहा है वह हम लोगों के बीच से ही एक इंसान था, हम लोगों के समाज के, हम लोगों के ही जैसा था। He was a man who loved the outdoors game and bowling more. वह एक ऐसा इंसान था जो आउटडोर आउटडोर गेम खेलना पसंद करता था। एंड बॉलिंग मोर, और बॉलिंग को और ज्यादा पसंद करता था, बॉलिंग करना ज्यादा पसंद करता था। एंड एज ए सर्फर, और सर्फर के रूप में नेट चलाना भी वो पसंद करता था। तो नेट चलाने में ही एक्सप्लोर्ड द बीचेज ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया। वो साउदर्न कैलिफोर्निया के बीच को, जो सागर के जो तटीय इलाका था उसको वो एक्सप्लोर करता, वो हमेशा खोजता और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों के पर जो है वो विश्लेषण करता था। फ्रॉम ला जोला टू लियो कैरिलो, ये दो प्लेस हैं। इन दोनों जगहों पे यहां से यहां तक के तमाम चीजों के बारे में वो समझता। एंड अप टू पीसमो, और यहां तक कि वो पीसमो भी एक जगह है, यहां तक वो एक्सप्लोर करता, तमाम चीजों को देखता समझता। ही डायड, वो मर गया। देखिए सीधा बता रहा है, वो मर गया। लाइक सो, इस तरह से मर गया जैसे मेनी यंग मेन ऑफ हिज जनरेशन, जैसे कि उसके जनरेशन के बहुत सारे यंग मैन, नवयुवक, युवा मर गए थे। मतलब युवा काल में ही डॉनी जो था वो एक्सपायर कर गया। तो एक डॉनी ही युवा काल में एक्सपायर करने वाले इंसान में से नहीं था, और भी बहुत सारे उसके समाज के, उसके घर के, उसके इलाके के लोग थे जो युवा काल में ही मर गया था। उन्हीं में से एक डॉनी भी था। देखिए, ही डाइड बिफोर हिज टाइम, मतलब अपने पूरा आयु प्राप्त करने के पहले ही, हिज टाइम, बिफोर हिज टाइम, अपने आयु के, पूर्ण आयु के पहले ही वो मर गया। इन योर विजडम, अपने ज्ञान में, अपने सम्मान में, अपने बुद्धि में। लॉर्ड, ऑथर कह रहा है, हे भगवान, आप अपने चिंतन में, अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में, यू टूक हिम, आप उसे क्या कर लिए, ले लिए, बुला लिए। एज यू टुक सो मेनी ब्राइट फ्लोरिंग यंग मेन एट केसान, ये केसान जो है एक जगह है, एट लैंगडॉक, लैंगडॉक जगह पे, ये केसान एक जगह है। एट हिल 364, ये क्या है, हिल है, पहाड़ी इलाका है जिसका नाम है 364। वहीं पहाड़ी इलाका में जगह है लैंगडॉक, जिस जगह पे एक छोटा सा जगह है खेसान, उसी का वो, उसी जगह पे का ये व्यक्ति है डॉनी, जो कि बता रहा है कि आप उस तमाम नौजवानों को आप उठा लिए, अपने पास बुला लिए। ऑथर लिख रहा है जैसा कि आप डॉनी को वहीं बुलाए
जैसा कि बहुत सारे यंग जनरेशन के, उसके जनरेशन के यंग बच्चों को, युवा को आप बुला लिए। और वो यंग बच्चे जो थे वो कैसे थे? टूक सो मेनी ब्राइट फ्लोरिंग यंग मेन। ब्राइट फ्लोरिंग यंग मेन का मतलब होता है काफी तीक्ष्ण बुद्धि वाला, काफी विद्वान, ब्राइट इंटेलिजेंट, फ्लोरिंग उभरता हुआ चेहरा, उभरता हुआ सितारा नवयुवक को आपने बुला लिया। जूही राजपूत, गुड मॉर्निंग जूही। अब देखिए, दीज यंग मेन गेव देयर लाइव्स, ये तमाम नवयुवक अपना जीवन खो दिए, अपना जीवन त्याग दिए। एंड सो वो डॉनी, जिस तरह से वो तमाम नवयुवक अपना जीवन खो दिए, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए, उसी तरह से डॉनी भी यहां से पृथ्वी लोक को छोड़ गया, छोड़ चला। माय डियर, बीएड में जो है ये आपका सीईटी जो होता है उसमें लगभग आपका 15 नंबर का अंग्रेजी होता है। सीईटी जो होता है कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट उसमें, और सीटेट में आपका 30 नंबर का अंग्रेजी होता है। सीटेट में 30 नंबर का अंग्रेजी होता है। जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें 30 नंबर का अंग्रेजी, 30 नंबर का हिंदी होता है, 30 नंबर का आपका पेडागॉगी होता है। लेकिन यहाँ जो कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट होती है यूपी की या बिहार की, तो इसमें जो है 15 नंबर का हिंदी, 15 नंबर का अंग्रेजी, और आपका 20 से ये क्या बोलता है 15, 20, 25 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आइए, डॉनी वह इंसान था who loved bowling, जो बॉलिंग करना पसंद करता था खेल में, क्रिकेट में, एंड सो और भी बहुत सारी चीजें था। द ऑडोर डोनाल्ड कैराबोट्सोस इन अकॉर्डिंग्स विथ व्हाट वी थिंक योर डाइंग विशेष माइट वी हैव बीन। कह रहा है कि उसकी मरी हुई विशेष मीन्स शुभकामनाएं, जो बच्चा, जो डॉनी, जो इंसान था, जो युवा था, चला गया, उसकी जो आकांक्षाएं थी, जो चाहत थी, जो क्या हो गई, चली गई, उसी के साथ समाप्त हो गई, जिसको हम लोग जानते हैं, जिससे हम लोग विदित हैं। अब देखिए, वी कमिट योर फाइनल मोर्टल रिमेन्स टू द बुजुम ऑफ द पैसिफिक ओशियन। हम लोग तुम्हारी फाइनल मोर्टल रिमेन्स, तुम्हारी फाइनल जो मतलब जो अंत्येष्टि के बाद जो रिमेन्स बचता है, जो अवशेष होता है, उसको कहां भेज दिए? पैसिफिक ओशन के गर्त में, बुजुम में, चेस्ट में, उसको हम लोग प्रवाहित कर दिए। विच यू लव्ड सो वेल, जिस पैसिफिक ओशन को, हिंद महासागर को, जो तुम बहुत ही पसंद करते थे। गुड नाइट स्वीट प्रिंस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मस्त रहो, सुखी रहो। और इसके साथ ऑथर जो है इस पैराग्राफ को बंद किया है। सीजीएल का अभिषेक गिरी जी नहीं किए हैं, फेर नहीं है। चलिए ठीक है भाई, आपके साथ बेईमानी हुई हम लोगों का। तो सीजीएल का कुछ सेट गया है, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख करके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। कुछ ही सेट गया है, लेकिन सेट गई है सीजीएल के लिए भी। और रह गया सीजीएल का बात, तो आने दीजिए उसका नोटिफिकेशन, वैकेंसी। हम लोग सीजीएल का भी स्टार्ट करेंगे, सीजीएल का भी होगा। तो चलिए इसके सवालों पे देखते हैं। एक नंबर सवाल कहाँ है, बड़ा दिक्कत है। बस ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऊपर जाएगा तो टिकवे नहीं करेगा। दिक्कत यही है ना, ज्यादा ऊपर जाता है तो सीधे टूट के हट ही जाता है। थोड़ा सा में ऊपर नीचे हो जाता है ना। ऐसा जब होता है तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हटा देना चाहिए। देखिए, एक नंबर का प्रश्न है माय डियर, क्या कह रहा है? इन एज यू टुक सो मेनी ब्राइट, कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में, सेंटेंस स्टार्ट हुई है एज यू टुक सो मेनी ब्राइट फ्लोरिंग यंग मेन, जैसा कि आप बहुत सारे बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, उभरते हुए यंग मेन को, नव युवकों को उठा लिए। ब्राइट मोस्ट नियरली मीन, तो यहां ब्राइट का सिमिलर वर्ड क्या है? मोस्ट नियरली। सबसे सिनोनिम, सबसे सुटेबल वर्ड कौन होगा? इसका क्या मतलब होगा? तो ब्राइट का यहां हम लोग देखे थे, एज देखिए है ना, एज यू टूक सो मेनी ब्राइट, तो ब्राइट का अभिप्राय है विद्वान, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज दिमाग वाला,
तेज, तो यहां पे लाइट नहीं होगा, ब्राइट का लाइट नहीं होगा माय डियर। इंटेलिजेंट होगा, विविध और डैजलिंग नहीं होगा। देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, इन दिस पैसेज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डॉनी, डॉनी के प्रति जो हमारा ऑथर है उसकी एटीट्यूड, उसकी सोच, उसकी व्यवहार इज प्राइमरली वन ऑफ, कैसा है, क्लियर हॉस्टिलिटी, उसके प्रति हॉस्टिलिटी है, दुश्मनागत का भाव है, नहीं, इलेटेड नॉस्टेल्जिया, उसके पूर्व के, पहले का, पूर्व का देखिए बिल्कुल अभिषेक गिरी भाई, डैजलिंग नहीं होगा माय डियर। हाँ बी नंबर होगा कंटेक्स्ट के हिसाब से, हाँ बी नंबर ही होगा बिल्कुल। तो देखिए यहां क्या है, मॉर्नफुल यूलोजी, मॉर्नफुल का मतलब शोकाकुल, और यूलोजी मींस प्रशंसा, शोक करते हुए प्रशंसा किया जा रहा है, नहीं। अनबियास्ड डिटैचमेंट, बिना बियास्ड होते हुए, बिना किसी भी चीज पे पक्षपात पूर्ण पक्ष लेते हुए डिटैचमेंट है, यहां डिटैचमेंट का या पक्ष या निष्पक्ष या सापेक्ष का कोई बात नहीं है। मॉर्नफुल यूलोजी नहीं होगा माय डियर, यहां इलेटेड नॉस्टेल्जिया है, मतलब पूर्व की जो घटना है उस पे चिंतन है, जो घटना घट गई है उसी पे स्पीकर बता रहा है। जो चूंकि यहां जो डॉनी है, डॉनी तो है ना, डॉनी तो पहले निकल चुका है, डॉनी तो अब रहा नहीं, डॉनी तो है नहीं, यहां होगा आपका डी नंबर ऑप्शन इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है माय डियर उल्लासित, स्पीकर जो है उसके बुद्धिमानी, उसकी चिंतन, उसके एक्टिविटीज के प्रति काफी खुश है, लेकिन चिंता है, इसको उदासी हो रही है, जो उसके साथ ईश्वर के द्वारा गलत किया गया उसके प्रति उदासी है, और उसके पूर्व के किए गए जो एक्टिविटीज है, जो अच्छा काम है उसको याद कर रहा है। अमृता मेहता डी नंबर बिल्कुल। नॉस्टेल्जिया मींस, नॉस्टेल्जिया, नॉस्टेल्जिया का मतलब होता है पूर्व में हुए जो एक्टिविटीज उसका चिंतन करना, उस पर विचार करना। देखिए 3 नंबर का क्या प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बॉलिंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए स्पीकर्स का जो विचार है, जो सोच है, जो व्यवहार है टुवर्ड्स बॉलिंग, बॉलिंग के प्रति, बॉलिंग को कह करके बॉलिंग शब्द से यहां क्या दिखाना चाहता है, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब होता है माय डियर आनंदमय, आनंदमय। एटीट्यूड टुवर्ड्स बॉलिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है बॉलिंग को डिसरिगार्ड से, क्या ऑथर जो है उसके बॉलिंग को डिसरिगार्ड कर रहा है, नहीं, कंटेम्प्ट से घृणा कर रहा है, घृणा भी नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कर रहा है कि इंडिफरेंस है, उदासीनता है, उदासीनता नहीं है, रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि उसकी ये अच्छी क्वालिटी है, अच्छाई है, उसमें ये गुण था, यहां पे रिस्पेक्ट का भाव है। नेक्स्ट प्रश्न है इन द कंटेक्स्ट द टोन ऑफ इन योर विजडम लॉर्ड you took him as you took so many bright flowering young men at Kensington Langton, best described as, इसमें इस लाइन में क्या डिस्क्राइब किया गया है, इम्पेशेंट अगंभीरता, अगंभीर व्यवहार, बैफल्ड लड़ाई झगड़ा के बारे में चर्चा की गई है, बैफल्ड स्थिति है, विफलता असफलता, रिजाइन किया गया हुआ कोई चीज है उस पर चर्चा किया गया है, या फिर एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट का मतलब होता है उभय सोच, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों, उभय भावी दोनों चीज की बात कर रहा है। तो हां इसमें एक तरफ अच्छाई और दूसरे तरफ बुराई, दूसरे तरफ गलती, एक तरफ उसकी अच्छी क्वालिटी और दूसरे तरफ उसके साथ जो खराब हुआ, उस पे चर्चा है। तो इसलिए यहां पे 4 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी नंबर चला जाएगा, एम्बीवैलेंट। इसमें पॉजिटिविटी और ईश्वर के द्वारा किए गए डॉनी के प्रति नेगेटिविटी दोनों पे चर्चा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एम्बीवैलेंट यहां पे आपका सही ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा माय डियर द स्पीकर्स टोन इन द लास्ट 2 सेंटेंस, अंतिम वाला जो 2 सेंटेंस है, अंतिम वाले जो 2 वाक्य हैं उसमें स्पीकर्स का, वक्ता का क्या भाव है, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इरिटेटेड, वक्ता चिढ़ा हुआ है, चिड़चिड़ाया हुआ है, अंतिम के 2 लाइन में नहीं, चिढ़ने का, चिड़चिड़ाने का, गुस्सा होने का कहीं कोई बात नहीं, कंफ्यूज्ड है, थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज्ड हो सकता है, लेकिन आगे चलते हैं, क्यूरियस उत्सुक है, नहीं उत्सुकता का यहां बात नहीं है, सोलेम गंभीर है, गंभीर है, गंभीर है, तभी तो डॉनी के साथ इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद अंततः क्या करता है स्पीकर्स जो है, ऑथर जो है डॉनी को क्या करता है भाई,
धन्यवाद करता है, शुभ रात्रि करता है, विश ब्लेस करता है और उसको बेहतर होने का, सुखी रहने का विश करता है। तो 5 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा। इसका भाव जो है सॉलेम का है, गंभीरता है, स्पीकर्स के द्वारा वहां गंभीरता दिखाई गई है। अगले प्रश्न देखिए क्या बता रहा है। अगला प्रश्न बता रहा है, माय डियर ही वाज मैन, वह ऐसा व्यक्ति था हु लव्ड द आउटडोर्स, जो आउटडोर्स पसंद करता था, एंड बॉलिंग, बॉलिंग इज, यहां बॉलिंग क्या है, बॉलिंग इज ए वर्ब, बॉलिंग यहां वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडवर्ब नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, वर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, लेकिन यहां क्या है? तो यहां माय डियर नाउन है, बॉलिंग, बॉलिंग करना, बॉलिंग, बॉलिंग यहां पे नाउन है, बॉलिंग का प्रयोग यहां वर्ब के रूप में नहीं यूज हुआ है। शोभा कुमारी, गुड मॉर्निंग शोभा, गुड मॉर्निंग शोभा, इतने दिनों से कहां थे आप लोग? और थोड़ा सा समय से जुड़े, पक्का 10:45 में। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहां बॉलिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिरंड के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है नाउन के केस में, इसलिए बॉलिंग यहां हमारा नाउन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न क्या है? इन टू द बूजुम ऑफ द पैसिफिक ओशन, द बूजुम मोस्ट नियरली मींस, बूजुम का मतलब क्या है माय डियर? बूजुम का मतलब होता है अंदर, दिल, छाती, भीतर। मोहम्मद शमशेराज, ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्ट 2 में है तो आपके लिए बहुत सारे जो है डोर्स ओपन हो रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की बहुत सारी दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। आपका जो ग्रेजुएट लेवल पे जो बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं, बीएड में भी आप चाहेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, बहुत सारे यहाँ भी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बोजोम का मतलब होता है कॉलम नहीं, कंफर्ट नहीं, TRUN के ट्रंक, ट्रंक में शाखा या सूढ़, तो शाखा या सूढ़ का सेंस नहीं है चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है दिल, भीतरी, नजदीकी का, भीतर का। नेक्स्ट प्रश्न है माय डियर, द रेफरेंस टू खेशान एट लैंगडॉक एट हिल 364 सजेस्ट डॉनी विल बी ब्यूरिड एट हिल्स 364, डॉनी डाइड इन कॉम्बैट, द स्पीकर मिसेस दिस पैलेसेस, द स्पीकर ऑल्सो लॉस्ट फ्रेंड्स एट दीज प्लेसेस। यहां पे क्या दिखा रहा है? हिल 364 दिखा करके क्या कहना चाह रहा है? यहां कहना यह चाह रहा है कि डॉनी जो था विल बी ब्यूरिड एट हिल 364, डॉनी का भी संबंध, डॉनी का भी संबंध हिल 364 से ही था और अंततः उसकी मृत्यु जहां उसके पूर्व 364 नव युवकों का मृत्यु हुआ था, उसी में से एक डॉनी भी था, उसी हिल पे उसकी भी क्या हुई थी? अंत्येष्टि हुआ था। रजनीश सिंह, गुड मॉर्निंग रजनीश, बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ है ना? कहां थे इतना दिन से? बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हुई है। थोड़ा सा और समय से रहें, 10:45 में ही ये सेशन शुरुआत होती है। तो डॉनी डैड इन कॉम्बैट, डॉनी जो है कॉम्बैट में, युद्ध में, इसी हिल पे उसकी भी मृत्यु हुई थी, वो भी एक्सपायर किया था। इस ये रेफरेंस खेंसा एट लैंगडॉक जो जगह है हिल 364 उसी से संबंधित है। 8 का भी नंबर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट जो है देखिए क्या बता रहा है प्रश्न, लॉर्ड रेफर्स टू, लॉर्ड का मतलब क्या है? लॉर्ड का मतलब, लॉर्ड इसको यहां पे किसको संबोधित किया गया है? यहां संबोधन ईश्वर का है, लॉर्ड से ईश्वर को संबोधित किया गया है, द गॉड हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न जो है अंग्रेजी का वो ये है, डॉनी वाज अ गुड बॉलर एंड अ गुड मैन इज अ, ये कैसा सेंटेंस है? तो डॉनी वाज अ गुड बॉलर एंड डॉनी वाज अ गुड मैन या ही इज अ गुड मैन, तो दोनों ही क्लाउज, दोनों ही सेंटेंस जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों सेंटेंस का अपनी क्लियर मीनिंग है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? दो सेंटेंस है लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है तो कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। सिंपल यदि एक रहता तो बोलते, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यदि एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर रहता तब बोलते, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस या इसी को मिक्स्ड सेंटेंस बोलते हैं कब? जब दो डिपेंडेंट क्लाउज होता, दो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता कम से कम, और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता, तब वैसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस या उसी को मिक्स्ड सेंटेंस बोल सकते थे। शादी में बिजी थे रजनीश सिंह, बिल्कुल। चलिए शादी की हो गई, रस्म पूरी हो गई, शादी का कार्यक्रम समाप्त हो गया है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन किसी का भी शादी था, शायद आपके सिस्टर की शादी थी ना, क्योंकि आपका मैं देख रहा था फेसबुक पे। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सब लोग स्वस्थ रहें, नव दाम्पत्य भी काफी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अभी शमशेर जी, आप जो है आपका थर्ड पार्ट के बाद ही आप इसमें एडमिट होने के लिए सबसे पहले सीईटी आपको देना होगा। आप कहां से हैं? बिहार से हैं, यूपी से हैं, कहां से? तो सबसे पहले कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, तब आपकी नामांकन होगी बीएड के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपका 2 साल की कोर्स समाप्त होगी तो फर्स्ट ईयर के बाद ही आप जो है सीटेट में बैठने के योग्य हो जाएंगे। सीटेट या कोई जो स्टेट का जो स्टेट होता है उसमें बैठ सकते हैं। जैसे बिहार का बीटेट होता है, यूपी का यूपी टेट होता है, राजस्थान का आर टेट होता, आरजे टेट होता है। तो इस तरह से आप उसमें बैठ सकते हैं और फिर आपके लिए जो है से टीचर की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। बिल्कुल अनिल जी, हाँ, ग्रेजुएशन के बाद का ही होगा। बिहार से हैं तो बिहार में भी जो है कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट होता है माय डियर, सीईटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद ही आपको बीएड के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन होगा, डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी। चलिए अब हिंदी का प्रश्न देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है? तो देशभक्त, देश का भक्त, देश का भक्त। तो देखिए 2 पद है, दोनों पद में क्या है? विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। विभक्ति चिन्ह भी क्या है? का। तो विभक्ति चिन्ह 2 पदों के बीच विभक्ति चिन्ह हो गया तो वो तत्पुरुष समास हो गया। और विभक्ति चिन्ह कैसा है? का। तो का के की, जैसे ही का के की हो गया तो का के की किसका विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की, संबंध का के की। राम का गाय, तो गाय का संबंध किससे? राम से है। तो देश का भक्त, तो भक्त का संबंध किससे? देश से। तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया। कर्म तत्पुरुष नहीं है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, यहां चिन्ह को नहीं है, का है, करण से होता है। संप्रदान को के लिए, तो यहां वो भी नहीं है, को या के लिए नहीं है, तो इसलिए आपका संबंध तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नमस्ते का संधि विच्छेद। नमः जोड़ते विसर्ग और एकार मिलकर के स का उच्चारण दे देगा। नमस्ते। आशीष क्लासेस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ हैं आप? मेरा आशा है, विश्वास है, शुभकामना है आप स्वस्थ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सवालों को देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए यहां पे क्या है, वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक जैसे ही हो गया वह होगा माय डियर द्विगु समास। अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद कोई अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति, माने शक्ति के अनुसार, हाँ, के अनुसार, तो वैसे को बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास नहीं होगा। संख्या वाला पद जो होगा वो द्विगु होगा। बहुब्रीहि समास, जब 2 पदों के मेल से एक नई अभिव्यक्ति, नया सार निकलता हो तो वहां पे बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जब 2 पदों के बीच में कोई विभक्ति चिन्ह का फीलिंग हो, एक्सप्रेशन हो, भाव हो, तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। वो तत्पुरुष का भी खंडन अलग अलग तरीके से होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का जवाब भी सही है। आइए नेक्स्ट वाले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? तो विशेषण अभी हम लोग देख लिए, तत्पुरुष का नहीं होता है। द्वंद्व, तो द्वंद्व समास 2 वैसे पद होते हैं जिसमें एक दूसरे का पद में काफी के बीच अथवा और या का भाव छिपा हुआ होता है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक होता है, अभी हम लोग देख लिए, इसलिए यह भी कैंसिल हो गया। जवाब हो गया बी नंबर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है माय डियर, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु के लिए अभी हम लोग देखे हैं पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए। पहला पद संख्यावाचक है? नहीं है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो गया शक्ति के अनुसार, इसलिए नहीं होगा। भूदान, भू का दान, भूमि का दान, तो भूमि का दान आपका द्विगु समास होगा? नहीं होगा। भूमि का दान, का के की, संबंध तत्पुरुष हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो में पे पर सप्तमी तत्पुरुष हो गया संप्रदान वाला।
अब यह सप्ताह तो 7 दिन, तो 7 पहला पद 7 संख्या वाचक हो गया, तो यही आपका क्या हो गया माय डियर, द्विगु समास हो गया। सभी लोगों का जवाब सही है, सब लोगों का हिंदी पे अच्छी कमांड है, सब आप लोग हिंदी को अच्छा कर लिए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कानन, कानन का मतलब होता है जंगल, वन, पुष्प, फूल, हाँ तो पुष्प नहीं होगा, मधुकर, भ्रमर, भौरा, गुंजर, भंवर नहीं होगा, भृत्य, भृत्य का मतलब होता है नौकर, चाकर, अर्दली, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन हो गया माय डियर 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो शब्द या शब्द स्रोत के पूर्व में जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। शब्द या शब्द स्रोत के बाद में जो जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। सर्वनाम, सर्व आपका संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रत्यय जो शब्दों के पीछे बाद में जुड़ता है। चलिए सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। करा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रस आ गया तो रस 10। रस कितने होते हैं माय डियर? 10 होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का जवाब सही है। जुगुप्सा, जुगुप्सा जो अस्थाई भाव है रस की क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। रस यहां जो जुगुप्सा है, जुगुप्सा विभत्स रस का अस्थाई भाव है। उत्साह, उत्साह जो है वीर रस का उत्साह आपका अस्थाई भाव है माय डियर। हास, हास्य रस का अस्थाई भाव है। रति, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो यहां पूछ रहा है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन हो गया? रति। डी नंबर होगा। बिहार फायरमैन का एग्जाम जुलाई में, ऐसा सूचना मिल रहा है माय डियर कि जुलाई में जाकर के होगी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नाग नगरी। तो यहां देखिए उषा कहां डूब रही है? नगर में। तारा कहां डूब रही है? घट में। अंबर कहां डूब रही है? पनघट में। तो ये कैसा अलंकार है? तो अलंकार अंबर पनघट में, यहां उपमान और उपमेय का समावेश है। अंबर कहां डूब रही है? तो पनघट में। तारा कहां? तो घट में। उषा कहां? तो नगर में। उसी को नागरी लिखा गया है। हाँ, लेखन की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। तो उपमा, उपमा का मतलब होता है तुलना करना। तो यहां उपमा तो है नहीं, यहां तो उपमा और उपमान है माय डियर। अन्योक्ति किसको बोलते हैं? अन्योक्ति बोलते हैं जब उपमान प्रस्तुत नहीं हो एवं उपमा प्रस्तुत हो, उपमेय प्रस्तुत हो, तो उसको बोलते हैं नियोक्ति। तो यहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बात नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं जहां उपमेय में ही उपमान छुपी हुई हो, हाँ तो उसको बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये हो गया हमारा रूपक, जहां उपमा और उपमेय दोनों ही मौजूद हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है माय डियर, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो काठ का, लकड़ी का हांडी चढ़ेगा, लकड़ी के हांडी में खीर बनेगा? नहीं बनेगा। तो यदि एक बार बबूल के पेड़ तर आम मिल गया तो बार बार बबूल के पेड़ तर आम नहीं मिलेगा। तो वही बता रहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब गलत तरीके से अचानक में कहीं किसी जगह पे आपको बहुत ज्यादा लाभ हो गया या कुछ मिल गया तो बार बार आप गलत करके कोई गलत कार्य से आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। नहीं, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता नहीं। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती। नहीं, छल कपट का व्यवहार हमेशा चलता नहीं है, एक न एक दिन पकड़े ही जाएंगे। गलत काम से गलत जगह पे आपको हमेशा फायदा हो जाए ऐसा नहीं होगा। ये भाव है आपका। नेक्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सवाल आ गया माय डियर। क्या कर रहा है? सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना, क्या यही अनिवार्य विषय है? केवल अपेक्षा पूरा करना, समाज की जो अपेक्षा है केवल उसको पूरा करना? नहीं। सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति, केवल समाज की सुरक्षा और उसकी स्वीकृति मिल जाने से सामाजिक विकास नहीं होगा। यहां सामाजिक विकास की बात हो रही है। सामाजिक कौशल का विकास, केवल कौशल का विकास हो जाने से समाज का विकास नहीं होगा। सामाजिक विकास
के लिए अनिवार्य पहलू है वो है सामाजिक व्यवस्था एवं जो उसके उद्देश्य है उसकी आंतरिक एकता और उसका विकास, तब जाकर के सामाजिक व्यवस्था का या सामाजिक विकास हो पाएगा, समाज का विकास हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करें माय डियर, वर्ग कक्षा में अभिप्रेरण की चाबी, कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें अभिप्रेरण, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन की चाबी है। क्या है चाबी? कौन सा ऐसा चीज है जो वर्ग में, कक्षा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को, अधिगमकर्ता को, विद्यार्थी को मोटिवेट करता है? विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ नहीं, शिक्षक का व्यक्तित्व थोड़ा देर के लिए हो सकता है, वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण, बताइए, अनुकूल पाठ्यचर्या का अनुभव, अभिप्रेरण अनुकूल पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या तो अनुकूल रहेगा ही, शिक्षक का व्यक्तित्व, वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण, विशेष सामग्री में अंतर्निहित लाभ। एक मिनट, अभिप्रेरण यही होगा आपका, एक नंबर ही ऑप्शन बनेगा माय डियर। वर्ग कक्षा में भावात्मक, भाव का वातावरण से किसी अधिगमकर्ता को हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। अनुकूल पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या बनाने का काम किसको है? पाठ्यचर्या बनाने का काम जो प्लान का डिसाइड करते हैं उन लोगों को है। शिक्षक का व्यक्तित्व केवल उनके व्यक्तित्व ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करता। कोई जो विषय है, विषय सामग्री है, कंटेंट्स है, उसमें जो अंतर्निहित लाभ है, उससे जो अधिगमकर्ता को लाभ होने वाला है, अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास उसमें जो छुपा हुआ है, वही चीज अधिगमकर्ता को, विद्यार्थी को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है। वही उसका क्या होता है? मूल की होता है, चाबी होता है, जो अधिगमकर्ता को आगे खींचता है, आगे बढ़ाता है, उसको इंस्पायर करता है। कह रहा है कि शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? प्रभुता, डोमिनेंसी, किसी भी व्यक्ति का डोमिनेंसी कोई पसंद नहीं करता। प्रमीला कुमारी, बिहार पब्लिक का रिजल्ट कब तक आएगा? बिहार पब्लिक का रिजल्ट। सुनील कुमार, बिहार पुलिस का रिजल्ट अभी कोई वैसा उसका नोटिफिकेशन नहीं है डियर। सुनील कुमार जी गुड मॉर्निंग। प्रमीला, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अनुशासन प्रियता, देखिए एक छात्र शिक्षक के अनुशासन प्रियता को पसंद ही करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। समय का पाबंद, समय का पाबंद होना भी पसंद करेगा या नहीं, एक विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो एक विद्यार्थी जो है, शिक्षक का सबसे अच्छा जो गुण है वो है निष्पक्षता। शिक्षक पार्शियल नहीं रहेगा, इम्पार्शियल रहेगा, अनबियास रहेगा। इस गुण को हर एक विद्यार्थी जो है, आपको शिक्षक के इस गुण को हर एक विद्यार्थी पसंद करेगा, क्योंकि उससे हर एक विद्यार्थी को लाभ होगा और उसकी अपनी इंटरेस्ट छुपी होगी उसमें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? मनोवृत्ति, अवधारणा, अच्छी अवधारणा से सीखने का परिणाम मिलता है, तो इसलिए यह है। उत्पाद नहीं है, नहीं है, यह ऑप्शन नहीं होगा। विकास, विकास तो परिणाम उत्पाद ही है, इसलिए यह भी नहीं होगा। कौशल, कौशल भी किसी भी चीज का परिणाम उत्पाद है, तो इसलिए यह भी नहीं हो पाएगा। तो मनोवृत्ति, किसी व्यक्ति की अपनी एटीट्यूड, अपनी सोच, अपनी मनोवृत्ति सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं होगा, उसको परिणाम उत्पाद नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन आपका एक नंबर चला जाएगा माय डियर। अगला प्रश्न है, पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय। पढ़ाना, शिक्षक को पढ़ाने से क्या संतोष मिलता है? शिक्षक के लिए सबसे संतोष का विषय क्या है पढ़ाने में? समाज के प्रति सेवा का भाव, बच्चों के विकास में योगदान की भावना, बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भाव, एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव। देखिए, एक शिक्षक के लिए क्षमता, क्षमता या प्रभाव का भाव, अपनी प्रभाव की स्थिति, डोमिनेंसी या अपनी क्षमता को दिखाने की स्थिति कभी भी शिक्षक का गुण नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आपका हट जाएगा। बच्चों के साथ परस्पर प्रेम का भाव, तो बच्चों के साथ केवल प्रेम का भाव देकर के, प्रेम मिलने से या प्रेम देने से यही शिक्षक के लिए संतोष होगा, यह सार्थक नहीं है। बच्चों के विकास में योगदान की भावना, बच्चों के विकास में तो योगदान की भाव होगा ही, लेकिन बच्चा का विकास होगा तो किसका विकास होगा? बच्चों के विकास से एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित, सुसंगठित समाज का विकास होगा। इसलिए समाज के प्रति सेवा का भाव होता है शिक्षण
की कला और शिक्षण की व्यवस्था। इसलिए एक शिक्षक के लिए यही सबसे बड़ा संतोष का विषय होता है। विक्की श्रीवास्तव जी सी होगा, गुड मॉर्निंग। ललन कुमार मेहता जी, गुड मॉर्निंग डियर, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों का जवाब भी सही है आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बता रहा है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? देखकर, पढ़कर, सुनकर। देखकर बहुत चीज सीख सकते हैं, बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं। पढ़ने से भी बहुत कुछ में सीखने को मिल सकती है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो नहीं सीख सकते। सुनकर भी उतना नहीं सीख सकते। स्वयं करके, खुद करने से, कोई भी एक्टिविटी जब विद्यार्थी खुद करेगा तो उसमें वो किसी चीजों को देखेगा भी, किसी चीजों को वो लिखेगा भी और किसी चीजों को सुनेगा भी। तो इसलिए यहां पे तीनों एक्टिविटी हो रहा है। इसलिए स्वयं करने से विद्यार्थी की अधिगम ज्यादा बढ़ती है, विद्यार्थी ज्यादा सीखता है। प्रियंका प्रिय, गुड मॉर्निंग प्रियंका। बिल्कुल जवाब डी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सॉलिड जवाब है, राइट आंसर है। आशीष रंजन कुमार, गुड मॉर्निंग आशीष, बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल राइट सही। विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य, सह पाठ्यक्रम मतलब जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, सिलेबस के साथ कुछ अन्य चीजों को भी जोड़ना, साथ लाना, उसी को बोलते हैं सह पाठ्यक्रम। एमडी गुफराम आलम भाई, डी नंबर, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां थे आलम जी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है डियर। तो सह पाठ्यक्रम का क्या काम है? तो विद्यार्थियों की स्थानापन्न संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नहीं, पुनर्पाठ का कोई सेंस नहीं है, यहां पे कोई अभिप्राय नहीं है। कक्षा के दैनंदिन क्रियाकलापों से मुक्ति दिलाना। नहीं, गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा रहा है पढ़ने के लिए, अधिगम करने के लिए, मुक्ति देने के लिए नहीं, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए और एक से एक प्रकार की चीजों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से उसको बताने के लिए और उसकी सर्वांगीण विकास के लिए। तो छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन मतलब सारी चीजों को विद्यार्थी जाने, उसी के लिए सह पाठ्यक्रम की गतिविधि चलाई जाती है। पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटियां कराई जाती है। जवाब आपका 1 नंबर हो जाएगा माय डियर, 103 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न यह कह रहा है कि यदि विद्यार्थी को रुचि नहीं आ रहा है कक्षा में, तो कक्षा में विद्यार्थी को रुचि आए, विद्यार्थी एनर्जेटिक होकर चीजों को सीखे समझे, उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए। केवल श्यामपट्ट का, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करने से कक्षा में विद्यार्थियों का मन लगने लगेगा, यह प्रासंगिक नहीं है। विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना होगा। तो छात्र को तो शिक्षक अवसर देने से, जब वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है तो अवसर देने नहीं देने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं बनता है। विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का व्यापक उपयोग, जब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, जब मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो भिन्न भिन्न प्रकार का पठन सामग्री का उपयोग कैसे होगा? तो यहां क्या करना होगा? व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण, तो जो वैसा चीजों का उदाहरण लेना, वैसी चीजों को परोसना जो हर लोगों को जीवन में, हर लोगों के समाज में वो एक्टिविटी चलता है, सब लोग उससे जुड़ा हुआ हो, सब लोग उस चीज को जानता है, वैसे चीजों की प्रस्तुति देने से सारे विद्यार्थियों का ध्यान एकाग्रचित होगा, क्योंकि विद्यार्थी उससे भिज्ञ होते हैं, उससे ज्ञात होते हैं, हर लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। तो व्यवहारिक जीवन का जब उदाहरण एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे तो विद्यार्थी रुचि ज्यादा लेंगे। यही आपका सबसे उचित जवाब होगा, बी नंबर। प्रियंका बिल्कुल बिल्कुल आप पहले से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन इधर बहुत दिनों से आप नहीं जुड़ रही थी हिंदी अंग्रेजी और हिंदी इंग्लिश की क्लास में, इसलिए मैंने आपको बताया। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, पहले तो हम लोगों की मुलाकात होती थी, आप कक्षा हमें उपस्थित होते थे। कहे कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि वे असुरक्षित हैं। दिव्यांग बच्चा असुरक्षित है, किसी समाज में कोई खास वर्ग या कोई खास संप्रदाय जाति असुरक्षित है, यह सही समाज और शोभनीय समाज का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए ऐसा कहना कि दिव्यांगजन असुरक्षित हैं और उनके सुरक्षा के लिए शिक्षा ही एक हथियार है, ऐसा प्रासंगिक नहीं है। कह रहा है कि उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, शिक्षा की सबको आवश्यकता है,
कौन ऐसा है जिसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? सारे लोगों को अपने अपने जगह पे शिक्षा की आवश्यकता है। वे गरीब होते हैं, दिव्यांगजन गरीब होंगे, गरीब परिवार के ही लोग केवल दिव्यांग होंगे, अमीर परिवार के लोग दिव्यांग नहीं होगी, ऐसी कोई जरूरी विषय नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन बचा माय डियर सी। यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है कि चाहे विद्यार्थी दिव्यांग हो या अदिव्यांग हो या मतलब एज यूजुअल हो, सब लोगों का संवैधानिक मौलिक अधिकार है कि उन्हें शिक्षा की व्यवस्था मिले, शैक्षिक वातावरण मिले। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्रेल पर आधारित है। ब्रेल लिपि जो होती है, तो ब्रेल लिपि बता रहे थे, ब्रेल लिपि किन के लिए है? अंधे लोगों के लिए, अंधे दिव्यांग जनों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करके उनको पठन पाठन कराया जाता है, जिसमें काठ या मेटल्स धातुओं के पट पर 6 छिद्र करके, छिद्र में उभार ला करके, छिद्र में उभार दिखा करके अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के बारे में उनको बताया जाता है। तो ब्रेल बिंदियों पर आधारित है, रेखाओं पर आधारित है कि उभार पर आधारित है? तो उभार पर आधारित है माय डियर ब्रेल लिपि। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? सीखना पर निर्भर करता है, प्रतिभा पर कि सहकर्मी मनोवृत्ति पर? आपके साथ जो काम करने वाला रहने वाले जो लोग हैं उनकी मनोवृत्ति, उनकी सोच क्या है, उसी से आपके सीखने पर, सीखने के लेवल डिपेंड करता है? नहीं, आपके साथ वाले व्यक्ति क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, उससे आपके सीखने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो आपके सोच पे प्रभाव पड़ सकता है, माता पिता की मनोवृत्ति नहीं। माता पिता की मनोवृत्ति से बच्चा की सोच, बच्चा की प्रतिभा, बच्चा के पठन पाठन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा की प्रतिभा, बच्चा की अपनी नेचुरल थॉट, बच्चा की अपनी टेम्परामेंट ही सीखने के लिए निर्भर है उस बच्चों के प्रसंग में। इसलिए 107 का 1 नंबर होगा आशीष जी, 107 का 107 का सी नहीं होगा डियर, यहाँ ए होगा। और देखिए ए नंबर सुनील कुमार का आया हुआ है जवाब, बिल्कुल सही। शोभा का भी 1 नंबर का जवाब आया हुआ है, बिल्कुल थैंक यू। सारे लोगों का, अनिल राज का, आशीष रंजन का, विक्की श्रीवास्तव जी का आया हुआ है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें सब लोग। देखिए कह रहा है पाठ्य को विकसित करने के लिए शिक्षक को आना होना चाहिए। शिक्षक को क्या आना चाहिए? तो पाठ्य को विकसित करने के लिए, पाठ्य सामग्री को विकसित करने शिक्षक को क्या आना चाहिए? विषय के महत्व की व्याख्या करने आना चाहिए। नहीं, यहां पाठ्य को ही विकसित करने की बात हो रहा है। तो पाठ्य विकसित हो जाएगा तब न उसकी महत्व क्या है उसकी व्याख्या करेंगे, इसलिए इसका परिप्रेक्ष्य नहीं है। शिक्षक की स्वयं की रुचि, शिक्षक को पाठ्य में, पाठन में रुचि नहीं होगा फिर तो वो शिक्षक का गुण ही नहीं रहेगा, शिक्षकत्व ही नहीं रहेगा, इसलिए यह भी अप्रासंगिक है। विद्यार्थियों की स्वाभाविक, तो विषय या पाठ्य को विकसित करने के लिए यहां शिक्षक की भावना है, शिक्षक की सोच की चर्चा है। विद्यार्थियों की रुचि या विद्यार्थियों की सोच की यहां चर्चा नहीं है। यहां आपका 108 का 1 नंबर होगा विषय का सर्वांगीण ज्ञान। जब तक किसी विषय का भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न एंगल से विषय पे कंसेप्ट नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तब तक शिक्षक एक अच्छी परिपाटी का, पाठ्य का विकास नहीं कर पाएंगे कि क्या कंटेंट्स होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर जवाब होगा। सारे लोगों का जवाब 1 नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, थैंक यू। कह रहा है शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व के प्रति है, किसके प्रति? समुदाय के प्रति, छात्र के प्रति, विद्यालय के अधिकारी के प्रति शिक्षकों का उत्तरदायित्व नहीं है। पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति, पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति ही शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है, समुदाय नहीं। सर्वप्रथम उत्तरदायित्व यदि किसी शिक्षक का है तो उसके अपने छात्र, अपने शिष्य के प्रति है। तो 110 का आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य है। कक्षा में कोई शिक्षक या कक्षा को अनुशासित रखें, वर्ग अनुशासन में रहे, वर्ग के बच्चे अनुशासित रहें, इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्यों चाहते हैं कि अनुशासन में रखा जाए? पठन पाठन का अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, विद्यार्थियों का उचित आचरण के लिए, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन के लिए, कि कक्षा में शांति एवं व्यवस्था के लिए? तो कक्षा में शांति एवं व्यवस्था, शांति चाहिए एवं व्यवस्था चाहिए। तो शांति और व्यवस्था किसका आती है? कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पठन पाठन का अनुकूल वातावरण बनाना
ही कक्षा में अनुशासन बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य है। विद्यार्थियों का उचित आचरण नहीं, कक्षा में शांति व्यवस्था बनाना, केवल कक्षा में शांति व्यवस्था बन जाए और विद्यार्थी नहीं पढ़े, यह लक्ष्य नहीं है। विद्यार्थियों में आत्मानुशासन, तो विद्यार्थी जब कक्षा में अनुशासन बन जाएगा तो उसमें तो खुद का अनुशासन आ ही जाएगा, और उसके में जब अनुशासन आएगा तो उसका लक्ष्य क्या है कि पढ़ना और पढ़ाने का सही वातावरण बनता है अनुशासन बनाने से। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है। जांच परीक्षाओं की तैयारी मुख्य चुनौतीपूर्ण आयाम नहीं है। विकास का मापन, श्रेणी निर्धारण की, प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच, कौन समस्या है? तो श्रेणी का निर्धारण करना, यही मूल चुनौतीपूर्ण आयाम है कि किसी विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखें, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपका जवाब 112 का डी नंबर, 112 का डी नंबर जवाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। करा शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री को प्रभावोत्पन्न बनाने के लिए आवश्यक है। शिक्षक के लिए पाठ्य की सामग्री क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, जो कंटेंट्स है, जो सिलेबस है, उसको प्रभावकारी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना, विद्यार्थी की क्या जानकारी है, क्या अनुभव है, उसके हिसाब से बनाना पाठ्य सामग्री कि इस तरह से प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी उसे ग्रहण कर सके। नहीं, यहां प्रभावकारी बनाने के लिए पाठ्य सामग्री की सुव्यवस्थित प्रस्तुति, इससे भी काम नहीं होगा। पाठ की साधारण विस्तार से व्याख्या, 1 नंबर ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना, हमारा विद्यार्थी किस IQ लेवल का है, कितने अनुभव का है, किस हिसाब का विद्यार्थी है, उसके हिसाब से ही पाठ्य बनाई जानी चाहिए। चूंकि 10वें क्लास का पाठ्य का जो पाठ्यक्रम बनेगा, जो सिलेबस बनेगा, वो 6ठे क्लास के हिसाब से नहीं बनेगा। क्योंकि 10वें क्लास के विद्यार्थी का जो अनुभव होगा, उनकी जो सोच होगी, उनकी जो चीजों पे पकड़ होगा, वो उसके अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके एज के हिसाब से उसका योग्यता का निर्धारण करके पाठ्य सामग्री बनेगा। तो पाठ्य सामग्री का निर्धारण विद्यार्थी के अनुभव, उसके एज, उसके हिसाब से बनाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है माय डियर, क्या कह रहा है? विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक अथवा संदर्भ ग्रंथ का निर्देश दे देना चाहिए कि फलना किताब से पढ़ लो। नहीं, यह सही शिक्षक का कर्तव्य नहीं है कि वो यह कह दे विषय वस्तु से कोई प्रश्न पूछने पर कि आप फलानी किताब में देख लो। नहीं, दूसरे बच्चों की वही प्रश्न उत्तर देने के लिए कहना नहीं। हमसे यदि विद्यार्थी कोई सवाल पूछे तो हम दूसरे विद्यार्थी से वही सवाल को पूछ दें कि चलिए जी आप बताइए ये सवाल। यह जो है सही आपका शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद करना नहीं, बच्चों की जिज्ञासा, क्योंकि वो जिज्ञासुक होकर के बच्चा विषय वस्तु से ही संबंधित प्रश्न पूछा है, कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछा है, तो इसलिए उसकी जिज्ञासा है विषय वस्तु पे, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए स्पष्ट तरीके से व्याख्या करनी चाहिए, स्पष्ट तरीके से उत्तर देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चे में कौन सी दिव्यांगिता होती है? डिसलेक्सिया, इसका मतलब होता है सांख्यिकी भ्रम रोग। इसमें संख्या को विद्यार्थी को गलत पढ़ने का लत, गलत पढ़ने की आदत हो जाती है। नेक्स्ट, शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो अच्छे शिक्षण संस्थानों के प्रशासन एवं उनके सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करना जानता है। अच्छा प्रशासक का यही होगा कि विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान एवं दुर्व्यवहार और दुराचरण से समझौता नहीं करता है, कि अपने दृष्टिकोण में लचीला, सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है। यही आपका सबसे उचित आंसर हो जाएगा। शिक्षण संस्थान की बात है, जनरल संस्थान की बात नहीं है। शिक्षण संस्थान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अच्छे पदाधिकारी का वह कार्य हो कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो, लचीला हो, सहयोग निर्भर हो, शिक्षक को, विद्यार्थियों को, अभिभावकों से एक स्वरताम्य स्थापित करे एवं व्यवहार में जो मानवीय जीवन की जो मानवीय धारणाएं हैं, मानवीय संवेदनाएं हैं, उसका भी वो स्पर्शी हो, उसको भी वो ख्याल में रख करके वैसी कोई पाठ्यक्रम, वैसी कोई व्यवस्था, वैसा दिशा निर्देश वो लाता हो। 119 नंबर प्रश्न का रहा, शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के कानूनी प्राधिकार, शिक्षक का कानूनी
प्राधिकार है? नहीं। शिक्षक को कोई लड़का सम्मान करेगा, उसका स्टूडेंट सम्मान करेगा या नहीं करेगा, ये तो विद्यार्थी के मस्तिष्क, विद्यार्थी के चिंतन, विद्यार्थी के अपने संस्कार पर निर्भर करता है। ये कोई कानूनी प्राधिकार नहीं है। वयस्क के रूप में प्रतिष्ठा नहीं, वयस्क तो केवल शिक्षक ही वयस्क थोड़ी होता है, शिक्षक को वयस्क कोई भी हो सकता है। माता पिता के समतुल्य दर्जा, माता पिता के समतुल्य दर्जा दे देने से शिक्षक को विद्यार्थी जो है रिस्पेक्ट के भाव से नहीं देखेगा। व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना, विद्यार्थी में क्या सद्भाव है, क्या सद्भावना है, कैसी संस्कार है, व्यक्तिगत उसकी अपनी क्या ईमानदारी है शिक्षक के प्रति, इससे संबंधित होता है शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहीं पे हम लोगों का आज का ये जो है सेशन समाप्त होता है। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आप तमाम लोगों से मेरा गुजारिश होगा, रिक्वेस्ट होगा, चैनल्स को जो नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट्स पहले के हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, वीडियोस में यदि कुछ सीखने समझने का मौका मिलता हो तो वीडियोस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक दें और शेयर करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों तक, अपने सहयोगी जनों तक, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, उन लोगों का स्नेह प्रेम मिल सके। और हाँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं सब्सक्रिप्शन के बाद जो है बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें ताकि हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन, हर एक प्रकार की सूचना चैनल से जुड़ा हुआ आप तक सर्वप्रथम मिलेगा, सर्वप्रथम आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले सेशन में।